सीरीज लगा रहे हैं और यह जो आज के दिन हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह पीसीएस मंत्रा जो स्टडी संस्था है, इनके द्वारा जो RO ARO के लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, उन्हीं के एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणकालीन उत्तर प्रदेश में स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसमें आप देखिए, जो आपका बीरभानुपुर है और सुंदरगढ़, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। बीरभानुपुर पश्चिम बंगाल में है, सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। जबकि मोरहाना पहाड़ और चौपानी मांडो जो है ये उत्तर प्रदेश में है। मोरहाना पहाड़ मिर्ज़ापुर में, चौपानी मांडो इलाहाबाद में स्थित है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित शब्द हरिपुरिया की पहचान निम्नलिखित में से किससे की गई है। तो इसकी जो पहचान है वो हड़प्पा सभ्यता से की गई है। ऋग्वैदिक कालीन किस संस्था के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। तो समिति का अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा गया था। समिति जो है साधारण लोगों की संस्था थी और इसका सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना होता था। जबकि जो सभा होती थी, सभा के अध्यक्ष को सभ्य कहा जाता था और यह कुलीन वर्ग की संस्था थी। तथा विधत ये जो है ये धार्मिक और असैनिक कार्यों से संबंधित संस्था थी। इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार यह जो विदत थी यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित नहीं है। हीनयान शाखा से संबंधित आपका जो वैभाषिक है और सैद्धांतिक, ये हीनयान से संबंधित, जबकि शून्यवाद और विज्ञानवाद जो हैं ये आपके महायान शाखा से संबंधित हैं। इस प्रकार से 3 और 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, शून्यवाद या इसे माध्यमिका भी कहते हैं, विज्ञानवाद या उसे योगाचार भी कहते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख कथन कांड वाला है, कथन दो हैं। अशोक के अभिलेख अधिकतर प्राचीन राजमार्गों के किनारे मिले। बिल्कुल सही। इन अभिलेखों से अशोक के गृह नीति, वैदेशिक संबंध, धम्म नीति तथा राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों को 3 महान क्षेत्रों का अधिपति कहा जाता था। तो सातवाहन वंश के कहा जाता था। इस राजवंश के राजा अपने मातृ नामों से पहचाने जाते थे और इनकी राजभाषा थी। निम्नलिखित प्राचीन शब्दावली में सही सुमेलित नहीं है कौन सा। देखिए, मैं जो है अन्न के रूप में प्राप्त कर को कहते थे और हिरण्य जो है धन के रूप में प्राप्त कर को। पौनवरियम ये जो है आपके स्वर्ण समिति होती थी। आयगार वाली संस्था ये विदेशियों की देखरेख से संबंधित नहीं थी। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। ये क्या थी, ये चोल साम्राज्य में ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी थे। यह गांव की आय व्यय का निरीक्षण करते थे। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं और उनके लेखक के संबंध में सही सुमेलित कौन सा नहीं। तो देखिए, किरान उस शादेन यह पुस्तक अमीर खुसरो की है। फुतुहाते फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है। मुंतखब उल तवारिक अब्दुल कादिर की है, अब्दुल कादिर बदायूनी की है। जबकि तबकाते अकबरी ये अबुल फाजल की नहीं बल्कि निजामुद्दीन अहमद की है। किसकी है? निजामुद्दीन अहमद की है। डी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने प्रशासनिक सुधारों के लिए साहिब दीवान की नियुक्ति की थी। तो गयासुद्दीन बलबन ने की थी। यह साहिब दीवान जो है ये प्रांतीय दीवान होते थे, हर इक्ता में इनको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार के लिए बलबन ने सिख, बरीद, खलीफा आदि की नियुक्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बाबर के ही काल में उसकी आत्मकथा तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये अनुवाद किया था शेख जेतुद्दीन ख्वाजा ने। किसने? शेख जेतुद्दीन ख्वाजा ने किया था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल अधिकारी को कैप्टन हॉकिंस ने लेफ्टिनेंट जनरल कहा था। तो मीर बख्शी को। किसको कहा था? मीर बख्शी को कहा था। और इसे अफसरे खजाना भी कहा जाता था। कोतवाल नगर पुलिस का प्रधान होता था। मीरबार वन अधीक्षक होता था। आगे चलते हैं। प्रमुख राजनीतिक जनजाति विद्रोह और उनके नेता के गलत युगों की पहचान कीजिए। कोल विद्रोह आपका, कोल विद्रोह बुद्धो भगत गंगानारायण, ये सही है। अगला कूका विद्रोह, ये मजनू शाह से संबंधित नहीं था। कूका विद्रोह के नेता भगत जवाहर मल थे और ये पंजाब संबंधित था। जबकि मजनू शाह जो हैं ये फ़कीर विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। रंपा विद्रोह ये है अल्लूरी सीताराम राजू। तो यहाँ पर केवल आपका बी वाला सही नहीं है। फ्रेजर आयोग
के संबंध में निम्नलिखित में से का संबंध निम्नलिखित में किससे था? तो इसका गठन जो है 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में होता है और इसका संबंध जो है पुलिस सुधार से था, पुलिस रिफॉर्म से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत से नरबली की प्रथा को समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम और अंग्रेज अधिकारी कैम्बल को जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 को सती प्रथा पर रोक लगाई, ये भी सही है। तीसरा, बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने से 300 वर्ष पूर्व फ्रांसीसी वायसराय ने गोवा में इस प्रथा को बंद कर दिया। तो फ्रांसीसी वायसराय ने नहीं बल्कि पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने गोवा में इस प्रथा पर रोक लगाई थी या बंद करवाया था। तो पहला दूसरा ही आपका सही है, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, वेद मंदिर प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तकों का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो इन्होंने जो है इसके अतिरिक्त मीरात उल अखबार, वेद मंदिर, संवाद कौमुदी, तुहफात उल मुहिबुद्दीन नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। अगला है, विदेश में स्थित क्रांतिकारी संगठनों के संस्थापकों के गलत युग को पहचानिए। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग राजा महेंद्र प्रताप, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग राम बिहारी बोस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग द्वारकानाथ दास, इंडियन होम रूल सोसाइटी दादा भाई नौराजी। तो इसमें कौन सा गलत है? तो देखिए, जो 16 का डी है ये सही नहीं है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंग्लैंड में की थी, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम से 3 क्रांतिकारी संस्थाएं थी। तो 2 की स्थापना तो रासबिहारी बोस ही करते हैं। एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग पहले करते हैं, फिर 1942 में भी वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में समाचार पत्रों हिंदी प्रदीप, केसरी, कॉमनवेल्थ, सुधारक, इंडिपेंडेंस के संपादकों के नामों का सही क्रम कौन सा है? देखिए, इसमें हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, केसरी बाल गंगाधर तिलक की है, केसरी बाल गंगाधर तिलक की है, कॉमनवेल्थ एनिवेशन की है, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की है और इंडिपेंडेंस जो है ये मोतीलाल नेहरू की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक सफल कार्यक्रम क्या रहा है? तो असहयोग आंदोलन 1920 में जब प्रारंभ होता है तो इसमें सबसे अधिक सफल कार्यक्रम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगे। पूना समझौता जो है आपका 5 मार्च 1931 को होता है, 26 सितंबर 1932 को होता है, जबकि व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, नवंबर 1932 में। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 में। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले आपका गांधी इरविन समझौता आएगा, फिर पूना समझौता आएगा, फिर उसके बाद आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, फिर आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा, ठीक है। इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? तो ये की जाती है इस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो कौन था? ये एक सेकेंड, ये मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। और इस समय एक सेकेंड, क्या कहा है? सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय में ये की गई थी? इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड थे, ठीक। कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला 1857 विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो मुख्य सेनापति पूछ रहा है तो जॉर्ज एनसन था। कौन था? जॉर्ज एनसन मुख्य सेनापति था, जबकि इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम्स्टान थे और लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का गवर्नर जनरल था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी भारत की प्रथम अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल गलत युग्मों की पहचान कीजिए। अरुणा असफली रेल विभाग सही है, जगजीवन राम श्रम विभाग इनका भी सही है, बलदेव सिंह रक्षा विभाग ये भी सही है, राजगोपालाचारी इसमें नहीं थे, ठीक है। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जो है ये जान मथाई के पास था। तो डी वाला आपका गलत युग्म है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है। बिल्कुल सही है।
ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा, अनुच्छेद 359 आपातकाल घोषणा होने पर स्वतः ही मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। नहीं, स्वतः नहीं करता है। अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों को स्वतः निलंबन नहीं करता, बल्कि यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही है, दूसरा वाला नहीं। राष्ट्रपति के लिए दायित्वों का संदर्भ निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाता है, अनुदान की मांग हेतु सिफारिश करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। नहीं, तीसरा वाला गलत है, क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो केवल पहला और दूसरा ही यहाँ पर सही है। लोक नीति का अभिभावक कौन होता है? तो लोक नीति का जो अभिभावक होता है वो आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए, संघ सूची के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह 7वीं अनुसूची की प्रथम सूची है, सही है। इसमें मूल रूप से 99 विषय शामिल थे। नहीं, मूल रूप से 97 विषय थे, परंतु अब 100 हो गए हैं। तो दूसरा वाला गलत है। संसद को इस सूची पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है। पहला और तीसरा आपका सही है, सी ऑप्शन। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक संवैधानिक संस्था है, संसद द्वारा इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। नहीं, संसद द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए दूसरा वाला कथन गलत है। तीसरा, यह संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के विवरण से संबंधित सिफारिश करता है। तो पहला और तीसरा ही आपका सही है, पहला और तीसरा ही सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 545 किया गया? तो जो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 का था 1973, इसके तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर के 545 किया गया। और इसी संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित राज्यों का पद जो पहले 25 था उसे घटा करके 20 कर दिया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्न में से किस संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये जो है 53वें संशोधन के आधार पर, 53वें के आधार पर 1986 में, और ये भारत का 23वां राज्य बना। ठीक है, साथ ही अनुच्छेद 371 जोड़कर इसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, सही है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। नहीं, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यह संसद तथा राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन हेतु चुनाव कराता है, बिल्कुल कराता है। वर्तमान में यह 3 सदस्यीय निकाय है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सूची में शामिल नहीं है? देखिए, भू राजस्व, खनिज अधिकारों पर कर, शराब पर उत्पाद कर, ये सभी शामिल, परंतु निगम कर जो है कॉर्पोरेट टैक्स, ये इसमें शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है, गलत। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी, ये भी गलत है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर, ना कि नेहरू रिपोर्ट पर। तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित, जबकि नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कथन क्या हैं? पूरी तरीके से गलत है, दोनों में से कोई सही नहीं। आगे चलते हैं। निम्न में से किस आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है? आर्थिक संकट के आधार पर नहीं की जा सकती है। आर्थिक संकट के आधार पर अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जाती है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत का न्यायवादी 76 में है। राज्यसभा की संरचना जो है 80 में है, जबकि अनुच्छेद 79 में संसद के गठन संबंधी प्रावधान हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही नहीं है, यहाँ 80 होना चाहिए। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। यह एक गद्यांश टाइप का दिया गया है पैराग्राफ। यह मिस्टर पवन के समान है और यह एड्रियाटिक तट पर अनुभव की जाने वाली ठंडी उत्तर पूर्वी हवा है। यह प्रचंड और महाद्वीपीय यूरोप और भूमध्यसागरीय के बीच दबाव के अंतर कारण उत्पन्न होती है। यह आमतौर पर सर्दियों में प्रवाहित होती है, जब महाद्वीप यूरोप पर वायुमंडलीय दबाव भूमध्यसागर की तुलना में अधिक होता है। तो ये जो है बोरा, जो गर्म हवा चलती है, उसके संबंध में व्याख्या की गई है। आगे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
देखिए भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है, बिल्कुल सही है। 1960 के दशक में इसकी शुरुआत होती है, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी और भारत इसका संस्थापक सदस्य था। तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा, भारत जो है एशियाई विकास बैंक की वित्तीय पूंजी में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, नहीं जापान रखता है, इसलिए इसमें कौन सही नहीं है, दूसरा वाला बी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। यह है भीमबेटका पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। देखिए इस पेंटिंग को पूरा पाषाण युग से लेकर के मध्य युग तक चिन्हित किया गया था, सही है। चित्र में लोगों के दैनिक जीवन के तरीके को दर्शाया गया, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके क्या हैं, सही है। आगे चलते हैं, आर्कटिक परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर सरकारी फोरम है, सही है। इसका उद्देश्य आर्कटिक की पर्यावरणीय स्थितियों की रक्षा करना, ये भी सही। भारत और चीन दोनों को आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आर्कटिक परिषद जो है इसका गठन जो है 1996 में 1996 में किया गया था और आर्कटिक परिषद के कुल 13 गैर आर्कटिक राज्य सदस्य हैं जिन्हें भारत और चीन को शामिल करते हुए पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश की बुजुर्ग आबादी संबंधित सबूत आधारित डेटा प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई योजना नहीं, यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय कार्य योजना है। तो दूसरा वाला ऐसे ही आपका गलत हो गया। पहला वाला देखिए, तो पहला वाला आपका सही है, ठीक है, पहला वाला आपका सही है। तो यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, टाइटन निम्नलिखित में किस ग्रह का चंद्रमा है। तो ये आपका शनि का जो है उपग्रह है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 देखते हैं। देखिए समुद्री गर्म लहर या मरीन हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इन्हें लंबे समय अवधि के लिए होने वाले महासागरों के ताप के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो सही है वो। दूसरा, ये गर्मी के मौसम या गर्मियों के अंत के मौसम में होते हैं, तो ये गलत है, ये आपका गलत है क्योंकि यह गर्मी या सर्दियों में हो सकती है। उन्हें स्थान और समय के लिए अपेक्षित तापमान के वर्ष के अंतर के आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मार्शल आर्ट और राज। सिलंबम जो है एक हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट खेल है जो दक्षिण भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित है, ना कि पूर्वोत्तर भारत में। तो ए वाला आपका सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, थांगटा आपका मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है, ये सही है। कलारीपयट्टू जिसे कलारी के नाम से जानते हैं, यह भी एक भारतीय मार्शल आर्ट खेल है जो आधुनिक केरल में प्रचलित है। तो आपका दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है भारत में निम्नलिखित में कौन सा बाघ रिजर्व है। तो नामेरी नेशनल पार्क असम का है, ये है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। सुंदरबन नेशनल पार्क ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीनों के तीनों जो हैं ये बाघ अभ्यारण्य है। अगला है, नील नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो गलत है क्योंकि यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ये है पूरे विश्व की भी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो पहला वाला आपका कथन गलत हो गया। यह दक्षिण पूर्व की ओर बहती और भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये दक्षिण पूर्व में नहीं बहती है, ये जो है आपका दक्षिण पूर्व में नहीं बहती है, बल्कि बहती किधर है। तो ये उत्तर पूर्व या भूमध्य रेखा के दक्षिण में निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा, इसके बेसिन में इथोपिया, सूडान, केन्या शामिल है, सही है। देखिए इसके बेसिन में नील नदी के बेसिन में तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, केन्या, युगांडा, दक्षिण सूडान, इथोपिया, सूडान और मिस्र का खेती वाला हिस्सा शामिल है। इसका सबसे दूर का स्रोत जो है बुरुंडी में कगरा नदी है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म महासागर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो आपकी ब्राज़ील धारा जो कि अटलांटिक महासागर में बहती है, और इसके अतिरिक्त जो है आपका अंगुलिहास धारा हिंद महासागर में बहती है। पहला और तीसरा, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में शिवालिक हाथी रिजर्व का निरूपण हुआ, या निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत अपनी बेहतर गुणवत्ता के लिए जाना जाने वाला नीलांबूर साग निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो नीलांबूर सागौन उर्फ मालाबार सागौन ने भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो है प्राप्त कर लिया है। सुनहरे भूरे रंग का सागौन अपने लॉन्ग आयामों, वांछित लकड़ी की आकृति और व्यापारिक दुनिया में व्यापक प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। एक सेकेंड। 48, भारत की डबल फिश हुक रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका लक्ष्य 2022 तक मछुआरों की आय को दोगुना करने के लिए मछली उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, यह नीति आयोग की प्रमुख योजना है। तो बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। तो ना पहला सही है ना दूसरा सही है। ठीक है, क्योंकि ये जो योजना है ये नौसेना के द्वारा चलाई गई, और हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना एक रणनीतिक योजना पर भी काम कर रही है, जिसे अब डबल फिश हुक रणनीति के संदर्भ में के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। और याद रखिएगा, मूल रूप से 2 फिश हुक हैं, पूर्वी और पश्चिमी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं। वनुआतु देश जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया यह स्थित है कहाँ पे? तो ये जो है आपका कहाँ पर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसमें फिजी के पश्चिम में लगभग 500 मील और 1100 मील पूर्व में स्थित 13 प्रमुख और कई छोटे द्वीपों की श्रृंखला शामिल है। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? तो ऑप्शन इकाई में नापी जाती है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फेब्रे और हेनरी विशोन ने की थी। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMB डॉप्सन ने किया। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया। उन्हीं के नाम पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। पठार एवं उनकी उत्पत्ति के प्रकारों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्राशिया का पठार हिमानी पठार है। शान पठार जलाकृत पठार है। बोल्विया का पठार ये ज्वालामुखी पठार नहीं है। ये ज्वालामुखी पठार नहीं है, बल्कि यह एक अंतर पर्वतीय पठार। क्या है? अंतर पर्वतीय पठार है। तो यहाँ पर आपका सी वाला सुमेलित नहीं। पेंटागोनिया का पठार गिरिपाद पठार है। ठीक है, और ये दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया का पठार जो है स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। वहीं प्राशिया का पठार जर्मनी में है। शान का पठार म्यांमार में है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, सेक्रेड घाटी ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। सेक्रेड घाटी कहाँ पे है? पेरू में। तो पहला वाला ही सुमेलित नहीं है। जबकि रैबिट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में, हम्बर घाटी कनाडा, एब्रो घाटी स्पेन। विश्व के मरुस्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। रब अल खली सऊदी अरब में, दस्त ए कबीर ईरान, गिब्सन लीबिया, चिहुआहुआ मैक्सिको। तो देखिए, गिब्सन जो है आपका लीबिया में नहीं है, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल है, सी वाला। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में अन्य जो मरुस्थल उनके नाम है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तानामी, सिम्पसन, लिटिल सैंडी इत्यादि। आगे चलते हैं। घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार सुमेलित कीजिए। बेल्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में, तो ये सुमेलित नहीं है। ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि बेल्ट जो है ये घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाए जाते हैं। कंपास ब्राज़ील के पेरी उत्तरी अमेरिका, और पंपास जो है ये उरुग्वे में होती है। आगे चलते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा देश अंतर महाद्वीपीय देश है? तुर्की और आपका बुर्किना फासो है। नहीं सॉरी, तुर्की और जॉर्जिया है। तुर्की और जॉर्जिया 1 और 3, अर्थात बी ऑप्शन।
एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश को अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। तुर्की व जॉर्जिया अंतर महाद्वीपीय देश हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, झील और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सुमेलित कौन सा नहीं है? मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका, अथावास्का झील कनाडा, बाल्खाश झील ये तुर्की में नहीं है, ठीक है। बाल्खाश झील जो है आपका कजाकिस्तान में है और साइमा झील जो है ये फिनलैंड में स्थित है। अगला है कपास के धूल के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? बिशिनोसिस होता है। क्या होता है? बिशिनोसिस होता है। देखिए एंथ्रोकोसिस जो है ये कोयले की राख के कारण होता है। बेगासोसियस जो है ये आपका इसके कारण कपास के कारण होता है, जबकि टोबेकोसिस रोग है तंबाकू की धूल के कारण होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन सा? एक करीबाबाद जाम्बेजी नदी पर, आसवानबाद नील नदी पर, सेन्नार बांध अमेजन नदी पर, केची बांध नाइजर नदी पर नहीं है। केची बांध जो है ये नाइजर नदी पर, सॉरी केची बांध तो नाइजर पे है, पर सेन्नार बांध जो है, सेन्नार बांध ये नील नदी पर है, ना कि अमेजन पर है, ठीक है। तो इतनी बात याद रखिएगा। आगे तो सी वाला सुमेलित नहीं। आगे चलते हैं, विस्की की खाड़ी द्वारा अलग किया जाता है किसको? तो मैप में आप देखेंगे तो फ्रांस और स्पेन को, अटलांटिक महासागर की तरफ से। निम्न से किसे 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है? तो आपका मास्को पत्तन को कहा जाता है, मास्को को, ठीक है। तो देखिए मास्को को 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है क्योंकि जो नदियों में नहरों द्वारा कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टी सागर, लडोंगा झील तथा श्वेत सागर के द्वारा आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। अगला है ट्रांसफार्मर का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य जो है विभवांतर बल के मान को बढ़ाना और घटाना होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है? पूर्व से पश्चिम तो शुक्र जो है, शुक्र और अरुण, तो यहाँ पे अरुण है ही नहीं तो केवल शुक्र माना जाएगा। ये पृथ्वी की गति के विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए सेक्सटेंट जो है ऊंचाई को मापने वाला यंत्र है, रेडियोमीटर विकिरण मापने वाला यंत्र है, कैमोग्राफ जो है ये उच्च तापमान मापने वाला यंत्र नहीं होता है, बल्कि ये हृदय और फेफड़ों की गति का ग्राफ अंकन करने वाला उपकरण होता है। पोटोमीटर पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला। इस प्रकार से यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक बना रहता है? 1/10 सेकंड तक बना रहता है और मानव दृष्टि का यह विशेष गुण दृष्टि निर्बंधन कहलाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है, सही है, ठीक है। वहीं पे आगे देखते हैं, इसमें अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता नहीं, दोनों ही दशाओं में इसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। तो केवल विकल्प एक सही है। अगला है, ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका गुण, कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, जबकि चाल और तरंगदैर्ध्य इत्यादि बदल जाते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का उदाहरण नहीं है? तो पानी में डूबती हुई परखनली का चमकीला दिखाई देना ये नहीं है, ठीक है। तो देखिए पानी में पड़ी हुई परखनली का चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का उदाहरण है। अन्य सभी जो हैं वो सुमेलित हैं, सही है। आगे चलते हैं 68 नंबर, किसी परमाणु के समस्थानिक में किसकी संख्या समान होती है? तो प्रोटॉनों की। अगला है, अत्यंत कम अंतर के क्वथनांक वाले मिश्रित द्रव के पृथक्करण हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो प्रभाजी आसवन विधि अपनाई जाती है। स्विमिंग पूल रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो भारी जल का इस्तेमाल होता है, भारी जल का, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल तथा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में होता है तब रिएक्टर को क्या कहते हैं? परमाणु पाइल कहते हैं। आगे चलते हैं, किसी विलयन के सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के लिए उसका डाइलेक्ट्रिक नियतांक क्या होना चाहिए? बहुत अधिक होना चाहिए। क्योंकि देखिए किसी विलयन, एक सेकेंड, यहाँ पे किसी विलयन सॉल्यूशन के सार्वत्रिक विलायक होने के लिए उसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक बहुत अधिक होना चाहिए, जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक
नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण ही इसे सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन होता है। देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस है इसमें एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। इसका प्रमुख घटक नॉर्मल और आइसोब्यूटेन होता है। प्राकृतिक गैस में मीथेन तथा ईथेन होता है। मीथेन 83% और एथेन जो है वो 16% होता है। अगला, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अस्पतालों में बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सोडियम पराक्साइड का उपयोग किया जाता है पनडुब्बियों, जहाज़ों तथा अस्पतालों में आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए। अगला चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राजनयिक तत्व की आवश्यकता पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण से होती है? निम्नलिखित में किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है? तो फास्फोरस की होती है। किसकी होती है? फास्फोरस की होती है। फास्फोरस की अनुपस्थिति में पेड़ पौधे अपना रंग खो देते हैं तथा अंततः सूख जाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य मनुष्य में पाए जाने वाले कुल 32 दांतों में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो जो सर्वाधिक संख्या है, एक सेकेंड, सर्वाधिक संख्या किसकी है? ये आपके इसमें देख लेते हैं किसकी है। तो इसमें चवर्णक की इसकी सर्वाधिक संख्या होती है, कुल 6 होते हैं, जबकि कृंदक की संख्या 4 होती है, रदनक की संख्या 2 होती है, अग्रचरणों की संख्या भी 4 होती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है? यहाँ पे माइक्रो लिखा हुआ है इंग्लिश में, यहाँ माइक्रो MA होना चाहिए, MACRO, ठीक है। तो इसमें दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कौन सा नहीं है? लोहा नहीं है, ठीक है, लोहा नहीं है। कुल 9 दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इत्यादि, सल्फर है। वहीं जो पौधों के लिए लघु मात्रिक पोषक तत्व हैं 8, वो कौन कौन से? लोहा है, तांबा है, जस्ता है, लोहा है, जस्ता है, तांबा है, निकल है, मैग्नीज है, बोरान है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है। आगे चलते हैं, विटामिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक के द्वारा किया गया था, सही है। जल में घुलनशील विटामिन B तथा C होती है, ये भी सही है। विटामिनों का संश्लेषण जो है मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, नहीं, ये गलत है, C वाला गलत है। विटामिन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का नियंत्रण करते हैं, तो ये सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव लार में पाया जाता है? तो मानव लार में आपका क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। मानव लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। पेप्सिन जो है, इसमें जो ऑप्शन में पेप्सिन दिया है, पेप्सिन, म्यूसिन, ये एंजाइम जठर रस में तथा माल्टोज जो है वो आपका माल्टोज नामक एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः स्त्रावी तथा बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो ये आपका अग्नाशय है, पैंक्रियास। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को गर्भधारण के निर्धारण होने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो ये प्रोजेस्टेरोन है। क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। देखिए, प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन का स्त्राव महिलाओं में गर्भावस्था एवं प्रसव में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होता है। यह हार्मोन रक्त या स्तन के विकास एवं दुग्ध ग्रंथियों की सक्रिय करता है। इस कारण इसे गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है यह हार्मोन पुरुषों में पाया जाने वाला एक लैंगिक हार्मोन है। रिलैक्सिन जो है ये महिलाओं में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो बच्चों के जन्म में सहायता करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में यौनावस्था में उनकी जनन क्षमता के विकास में मदद करता है। आगे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2021 में किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? तो ICICI बैंक पर लगाया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, जीन फिलिप वाशल एवं एनी लेकेशन को 2021 का प्रिजर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा मार्च 2021 में की गई थी। तो ये आपका सही है। प्रिजर पुरस्कार का संबंध निर्माण उद्योग से है? नहीं, निर्माण उद्योग से है, ठीक है। तीसरा, इस पुरस्कार से अब तक एकमात्र भारतीय बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही हैं।
आगे चलते हैं। वर्ष 2021 में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियन का विजेता कौन रहा? ईरान रहा है। तो 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में हुआ, जिसमें 7 स्वर्ण 5 रजत तथा 6 कांस्य पदक लेकर के ईरान व कजाकिस्तान प्रथम स्थान पर रहे। वहीं भारत ने 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक तथा 6 कांस्य पदक प्राप्त किए थे। अगला है, अप्रैल 2021 में दक्षिण अफ्रीका के किस पार्क में आग लगने के कारण जान माल की अत्यधिक हानि हुई है? तो ये है आपका टेबल माउंटेन। टेबल माउंटेन, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपका है कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर के समीप है। आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर पहला है, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। बिल्कुल सही है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में इस बार महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021 को की थी। ये सही है। दूसरा, कैच द रेन अभियान 22 मार्च 2021 से 5 जुलाई 2021 तक चलाया जाएगा। नहीं, 30 नवंबर 2021 तक चलाया जाएगा। तो इसमें केवल कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आपका बी वाला, दूसरा वाला सत्य नहीं है, तो केवल बी। फरवरी 2021 में अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है हर्ष चौहान को। हर्ष चौहान को, ये इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल को दिया गया है? नहीं। ठीक है, ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार शतरंज खिलाड़ी कोनरू हम्पी को दिया गया है। तो पहला वाला सही नहीं है। दूसरा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह पुरस्कार अंजू बाबी जॉर्ज को प्रदान किया गया है। तो ये आपका सही है। तो पहला इसमें कौन सा गलत है? तो आपका पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। वर्ष 2019 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है 22 मार्च 2021 को, इसमें कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है मनोज वाजपेयी और धनुष को दिया गया है। सही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत पंगा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? दालिते मरक्कर अरेबिका दालिंते सिंघम थी। ठीक है, तो डी वाला जो है आपका सुमिलित नहीं है। सॉरी, डी वाला सुमिलित है। डी वाला आपका सुमिलित है, परंतु सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पंगा नहीं थी बल्कि छिछोरे थी। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी छिछोरे थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे 90 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। पुरस्कार सम्मान 2020 का और व्यक्ति। व्यास सम्मान जो है, व्यास सम्मान 2020 का 30वां व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया। किसको दिया गया? प्रोफेसर शरद पगारे को। तो यहाँ पर पहला वाला आपका सही नहीं है। इनकी कृति क्या थी? शरद पगारे की इनकी कृति जिसके लिए इनको दिया गया है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को घोषित किया। क्या घोषित किया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। स्विस ओपन 2021 का महिला एकल महिला स्पर्धा वर्ग में विजेता कौन रही हैं? तो ये रही हैं कैरोलिना मारिन। इन्होंने जो है PV सिंधु को हराया था। आगे चलते हैं। फरवरी मार्च 2021 में भारत व इंग्लैंड के मध्य संपन्न 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है आपका, ये दिया गया आपका रविचंद्रन अश्विन को। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवाद की गई पुस्तक व यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए दिया जाता है, जबकि बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाता है। सही है। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका कथन सही है। दूसरा, डेविड डियोप को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 प्रदान किया जाएगा। तो कथन दोनों सही हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, डेविड डियोप, इनकी जो रचना रही है, इनकी पुस्तक का नाम एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक रही है। आगे चलते हैं। मार्च 2021 में जेवलिन थ्रो विधा में
नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो नीरज चोपड़ा ने बनाया। और इन्होंने कितना फेंका था? 80.06 मीटर। नहीं, कितना फेंका इन्होंने? 88.07 मीटर लंबा भाला फेंका था, मतलब इतना भाला फेंका था। 96 नंबर क्वेश्चन, ये है सिपरी द्वारा मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 की अवधि में विश्व के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन रहा है? तो सऊदी अरब रहा। दूसरे नंबर पर भारत रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया? तो सिद्धार्थनगर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? सिद्धार्थनगर में मनाया गया। और इसे बुद्ध चावल भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किन किन देशों के मध्य मिताली एक्सप्रेस नाम से रेलगाड़ी चलाई गई? भारत और बांग्लादेश के मध्य में न्यू जलपाईगुड़ी व ढाका के बीच। ठीक है, इससे पहले जो है मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, 2 अन्य रेलगाड़ियाँ परिचालित की जा रही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 2023 को। 2023। अगला है डेजर्ट फ्लैग नाम से बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। डी ऑप्शन। देखिए, डेजर्ट फ्लैग्स जो है संयुक्त राज्य अमीरात की वायुसेना की मेजबानी में आयोजित होने वाला एक बहुराष्ट्रीय वार्षिक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, जिसमें भारत की भी वायुसेना ने पार्टिसिपेट पहली बार किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2021 की थीम क्या थी? तो नई शिक्षा नीति 2020 थी। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में सर्वप्रथम किस राष्ट्र की यात्रा की? तो बांग्लादेश की यात्रा की थी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? 140वां। 156 देशों में भारत 140वें स्थान पर रहा है। तो 100 और पहले नंबर पे कौन रहा? पहले नंबर पे आइसलैंड रहा है। और यह जो रिपोर्ट है वो 4 चीज़ों पे मेजर की जाती है। कौन कौन सी? पहला है आर्थिक सहभागिता और अवसर, आर्थिक सहभागिता और अवसर। दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं जीवित रहन सहन। इसके अतिरिक्त राजनीतिक सशक्तिकरण है। ये सारी जो चीज़ें हैं इन पर, ये 4 चीज़ों पर ये निर्भर करती है या आधारित होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। बीसीसीआई द्वारा सत्र 2020-21 के लिए जारी अनुबंधित क्रिकेटरों की A+ श्रेणी में कौन सा खिलाड़ी शामिल नहीं है? तो इसमें आपका शिखर धवन शामिल नहीं है, जबकि 3 जो है A+ श्रेणी में 3 खिलाड़ी हैं। कौन कौन से? विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। सरकार द्वारा स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग कब से अनिवार्य की गई है? 1 जून 2021 से। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हुई है? तो ये हुई है आपकी कानपुर में। कानपुर में कितनी हुई है? 9.9%। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये देखिए आपका सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है, सी वाला। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के मध्य भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर 17.7% है। इस दौरान ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर 12.3% और शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 71.8% रही है। ठीक है, तो इसमें केंद्र शासित, यदि सब में देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में सर्वाधिक है 218.8%, जबकि राज्यों में सिक्किम है 153.4% रही है, जो 10 की वृद्धि दर रही। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 22.22% रही है। 108 का बी। 109 देखते हैं। 109 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से कितनी प्रतिशत कम है? देखिए, यदि लगभग में देखें तो राष्ट्रीय साक्षरता दर 73% है, 73%, और आपका इनका 73% है। और यूपी की कितनी है? यूपी की जो है 67.7 है। तो ये डिफरेंस निकालेंगे तो कितना अंतर है? 5.3% का। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, जनगणना 2011 के तहत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? 951, सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है, और सबसे कम वाला कौन सा है? बागपत है। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से साख पत्र जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साख पत्र भुगतान सुनिश्चित करने संबंधी दस्तावेजी साख है, जो आयातकर्ता के निवेदन पर किसी भी संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। आगे चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। तारपोर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पूर्ण पूंजी लेखा समपरिवर्तनीयता से संबंधित है, और यह जो समिति आती है 2006 में इस समिति को लाया गया था भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसके जिसके अध्यक्ष कौन थे? आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस तारपोर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। गैड का तात्पर्य क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसी के स्थान पर 1995 में जो है WTO लाया गया था, WTO का गठन किया गया था। आगे चलते हैं, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है किस पे? जीवन बीमा पर। आगे यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपकी, ये 1951 से 56 है। तीसरी वाली जो है ये 1961 से 66 है। चतुर्थ जो है आपकी 1969 से 74 है, और छठवीं 1980 से 85 है। इस प्रकार से आपका जो बी है 2, 3, 4, 1 ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो ये लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है, और ये समिति कब गठित की गई थी? दिसंबर 1995 में। और इनकी जो प्रमुख सिफारिश थी कि लघु उद्योगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। अगला है, निम्नलिखित में से वह मूल्य क्या है, क्या कहलाता है जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? अधिप्राप्ति मूल्य, और यह अधिप्राप्ति मूल्य सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचे होते हैं। आगे चलते हैं, 118 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो जो ऋणी होता है वो पाता है। भारत में भविष्य निधि क्या है? संविदा आधारित बचत है। संविदा आधारित ये बचत होती है। और ध्यान रखिएगा कि भविष्य निधि सरकार की आय नहीं अपितु दायित्व होता है। गरीबी रेखा से निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो साक्षरता नहीं लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, मॉडर्न बेकरी कानपुर में है, सिंगरौली कोयला खान सोनभद्र में है, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में है। तो सी वाला सुमेलित नहीं है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन रेणुकूट में है, सही है ये। 122 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है, बाणसागर विद्युत परियोजना मिर्जापुर में स्थित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रप्रभा बांध निम्न से किस जिले में स्थित है? तो ये चंद्रप्रभा बांध जो है चंदौली जिले में स्थित है, चंदौली जिले में स्थित। जबकि सोनभद्र में रिहंद बांध, ओबरा बांध स्थित है, मिर्जापुर में जिरगो बांध, अहरोरा बांध, मेजा बांध तथा अदवा बांध स्थित है। ललितपुर में सजनाम बांध, गोविंद सागर बांध, शहजाद बांध और तथा रोहिणी बांध स्थित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, खरवार जनजाति देवरिया बलिया वाराणसी में, गोंड जनजाति महाराजगंज में, बुक्सा जनजाति बिजनौर में, जौनसारी जनजाति जालौन में नहीं पाई जाती, क्योंकि जालौन और फैजाबाद में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था, सही है। पंडित रविशंकर का जन्म वाराणसी में हुआ था, ये भी सही है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भदोही में हुआ था, ये गलत है। इनका जो जन्म है चंदौली में हुआ था। तो पहला और दूसरा ही सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कर्मा लोक नृत्य का क्षेत्र पहचानिए। तो कर्मा लोक नृत्य जो है आपका मिर्जापुर एवं सोनभद्र में होता है। आगे चलते हैं, शाकंभरी देवी मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में मनाया जाता है। जबकि महोबा में कजली महोत्सव, गोरखपुर में खिचड़ी मेला तथा बलरामपुर में देवी पाटन मेला मनाया जाता है। आगे चलते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका जो है यहाँ ऑप्शन देखिए, तो ये मथुरा में स्थित है। कहाँ पे? मथुरा में स्थित है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1976 में की गई थी। 1976 में। 1979 में जो है आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी और 1958 में उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश बही योजना 1992 का है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इंडियन पॉलीमर्स
पॉली फाइबर्स लिमिटेड, ये रायबरेली में नहीं है बल्कि आपका कहाँ पे है, ये बाराबंकी में है। रायबरेली में रेल पहिया कारखाना है। बटेश्वर मेला आगरा, तो सी वाला सही नहीं है। अगला दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या कौन है, तो देखिए 131, 151, 181, 171 है, क्योंकि ये सभी जो हैं अभाज्य संख्या हैं, जबकि 171 आप 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये अभाज्य नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जिस प्रकार से ताला चाबी से संबंधित है, तो अपराध जो है वो जांच पड़ताल से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। डियर का जो क्या कहते हैं फीमेल वर्जन होता है मादा हिरण को, वो डोई कहते हैं। उसी प्रकार से फॉक्स का जो फीमेल वर्जन होगा वो विक्सेन होता है। सी वाला सही जगह है। लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। 25, 125, 100 के बाद यहाँ पे लुप्त पद है। तो देखिए 25 कैसे आया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा। 10 का स्क्वायर 100 होगा। 10 का क्यूब क्या होगा, 10 का क्यूब 1000 होगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। अब अगला क्या है, अगला आपका 15 का क्यूब है। 5, 10, 15 इस प्रकार से आपका बढ़ रहा है। एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ पे श्रृंखला देखिए, यहाँ पे देखिए 1/2, 1/2 में आप 2 का स्क्वायर मतलब 4 जोड़ दीजिए तो 9/2 आ जाएगा। अब 9/2 में जो है 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, ये जोड़ दीजिए तो 27/2 आ जाएगा। अब 27/2 में 4 का स्क्वायर जोड़िए, तो 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 59/2 आ जाएगा, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें आप जो है 5 का स्क्वायर 25 जोड़ दीजिए तो ये 109/2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 2, 6, 12, 20, 30, तो ये कैसे आ रहा है देखिए। 1 कैसे, 2 कैसे आया, तो 1 × 1 + 1, तो 1 × 1 कितना, 1, 1, 1, 2 हो गया। इसी प्रकार से अगला देखिए 2 × 2 4 + 2 6 हो गया, तो 6 आ गया। 12 कैसे आएगा, 3 × 3 3 3 का 9 में 3 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। अगला 4 × 4 + 4, तो 4 चौक 16, 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 30 कैसे आएगा, 5 × 5 25 + 5 30। इसी प्रकार से अगला क्या होगा, 6 × 6 + 6, तो ये 36 हो जाएगा। 36 + 6 आपका क्या हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए आपका आई, यहाँ पर एक सेकेंड देखिए, आई को यदि नंबरिंग में करेंगे तो आई किस नंबर पे आएगा, 9 पे। 9 में 2 जोड़ दीजिए 11, 11 पे क्या आता है, के आता है, ठीक है। अब के में 11 है, 11 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 15, 15 पे क्या आएगा, ओ आएगा। फिर 15 में 6 जोड़ दिए, 2 के बाद 4 जोड़े, 4 के बाद 6 जोड़िए, 6 जोड़ेंगे तो 15 6 21 हो जाएगा। 21 पे क्या आएगा, यू आएगा। इसी प्रकार से आप करेंगे तो एम के बाद एम में आप 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई 12, एम मतलब आपका 13 हो जाएगा। 13 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, तो 25 आपका क्या हो जाएगा, 25 पे आपका वाई आएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यदि शेर को मछली कहा जाता है, मछली को तोता कहा जाता है, तोते को चूहा कहा जाता है, चूहे को बिल्ली कहा जाता है, ठीक है, बिल्ली को बाघ कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से एक पक्षी है, कौन सा एक पक्षी है, तो मछली को क्या कहा जा रहा था, सही, एक सेकंड, चूहे को क्या कहा गया है, तोता कहा गया है, तोते को चूहा कहा गया है, तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चूहा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आने वाली आकृति कौन सी होगी, तो इसमें देखिए इसके बाद क्या आएगा आपका, सी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि d = 3, d की नंबरिंग करेगा तो 4 आएगा, पर उससे एक कम ले लिए। g की नंबरिंग करेगा 7 आएगा तो उससे एक कम लिए 6। इसी प्रकार से OWL, तो इसमें O यदि नंबरिंग करते हैं तो 15 आता है, 15 में एक कम कर दिए 14, ठीक है, प्लस W जो है 23 होता है, इसमें एक कम करेंगे तो 22, प्लस L 12 होता है, एक कम कर देंगे 11, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। इसी प्रकार से फ्लावर को भी आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा, ठीक है। तो
इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 140 प्रश्नों को किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।